हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले चलिए उसको स्टार्ट किया जाता है। तो हम पहले टॉपिक लिखते हैं, क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और भी आगे पूरा 11th के फिजिक्स में, 12th के फिजिक्स में सब में काम आने वाला। तो इसको पूरा आराम से देखिएगा क्या होता है। पूरा एकदम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब अभी उसको बताते हैं हम आपको सॉरी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन से आप लोग क्या समझ रहे होंगे, मतलब कोई भी चीज होगा उसको रिजॉल्व किया जा रहा हो, मतलब उसको सॉल्व किया जा रहा हो। जैसे आप लोग कहते हैं कि कोई ये प्रॉब्लम आ गया हम लोग के लाइफ में, अब उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, मतलब जो भी प्रॉब्लम आया है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करते हैं, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में उस खास वेक्टर को ब्रेक करके। कैसे ब्रेक करके, आइए आपको बताते हैं हम। सबसे पहले हम लोग क्या डाल देंगे, एक्स और वाई एक्सिस डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एक्स और वाई एक्सिस। अभी हम लोग बेसिक के लिए अभी एक्स और वाई एक्सिस कर रहे हैं। ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, हम आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे। यूनिट वेक्टर में हम लोग चीज बताए थे, अगर एक्स एक्सिस की तरफ अगर 1 यूनिट का अगर मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में किस तरह कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, वाई कैप जो होगा यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, हम लोग अगर मान लेते, बाबू ध्यान से सुनना, पूरा एब्जॉर्व करते जाइए। अगर हम लोग मान लेते हैं कोई ये वेक्टर है एफ, ठीक है, आराम से सुनना, कोई ये वेक्टर है एफ जो यहाँ 0,0 से कहाँ पे जा रहा है, एक्स कॉमा वाई जा रहा है। ठीक है बाबू, एक्स कॉमा वाई जा रहा है, और इसको बोल दिया गया है कि ये जो बेस से है कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब बोल दिया गया बाबू कि अब बताइए कि ए एक्स एक्सिस में कितना चला होगा, वाई एक्सिस में कितना चला होगा। मतलब क्या इसका हम लोग कहने जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये एफ जो वेक्टर है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ के आप समेशन के रूप में बताइए। मतलब अगर हम इस वेक्टर को तोड़ेंगे तो ये किस तरह आ जाएगा, जो एफ वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई कैप आ जाएगा प्लस एफ वाई जे कैप आ जाएगा। अब ये कैसे आया हम आपको बताते हैं, ये कैसे आएगा, कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, दोनों चीजें हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम ये आपको बताए नहीं थे पहले किस तरह ये आ रहा है। तो पहले हम कंपोनेंट बताना सिखाते हैं। कंपोनेंट जब हम निकालेंगे तो 2 टर्म आपके पास आएगा, एक कॉस थीटा में आएगा और एक साइन थीटा में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 फोर्सेस आ रही होंगी एक्स डायरेक्शन। ये जब एफ होगा, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, जैसे कोई कार होती है ना, कार जैसे है, कोई भी कार है, उसको 2 धागे वाली कार होती है। अगर उसको इस तरह से खींच रहे कोई एंगल से, तो वो जो कार होती है वो थोड़ी थोड़ी आगे भी बढ़ेगी और थोड़ी थोड़ी ऊपर भी कभी कभी उड़ जाएगी, जो ज़्यादा फोर्स लगा देंगे। मतलब जब ये आगे बढ़ रही है वो कार, तो उसका एक्स कंपोनेंट भी काम कर रहा है और थोड़ा सा वाई कंपोनेंट भी काम कर रहा है। लेकिन जब आप ज़्यादा तेज से और थोड़ा सा ज़्यादा एंगल से कभी कभी खींच देते हैं तो क्या होता है, जो एक्स कंपोनेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और वाई कंपोनेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार होती है थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। इस तरह देखिए जैसे होता है, जैसे कार है ना, ये कार है जैसे, ठीक है, मान लीजिए ये कार है, ठीक है, इसको हम लोग फोर्स एफ से खींच रहे हैं और ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या होता है, ग्राउंड से, उसका जो ग्राउंड होता है हम लोग जैसे खींचते हैं, इसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए एक्स एक्सिस हो जाता है। क्या होता है, एक्स एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है, इस तरफ जो फोर्स आ रहा है वो एफ एक्स आ रहा है, और इस तरफ जो फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ वाई आ रहा है। ठीक है बाबू, तो हम आपको बताए थे पहले के लेक्चर में कि जो फोर्स होते हैं या फिर जो भी वेक्टर्स होते हैं उसको पैरेलली क्या किया जा सकता है, पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ वाई वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, एफ वाई जो वेक्टर है उसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। कोई ऐसा बात तो होने नहीं वाला, क्योंकि हम लोग सेम चीज तो कह रहे हैं बाबू कि यहाँ पे हम लोग लिखे या फिर यहाँ पे लिखे, बात वही होगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर की शिफ्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेक्टर पैरेलली कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एफ वाई जो है हम लोग ले आए, क्या किए, एफ वाई जो है आ गया, यहाँ पे एफ वाई आ गया। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहा है, अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस थीटा जो होगा, बेस क्या है इसका, एफ एक्स है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको अल्टर करके लिखें तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है बाबू। इसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई है। ठीक है, और ये सामने वाला इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, एफ है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ वाई क्या आ गया, एफ साइन थीटा आ गया। एफ वाई क्या आ गया, एफ साइन थीटा आ गया। मतलब आप लोग क्या कहे, ये जो एफ वाला वेक्टर है उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व किए हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हैं, एक बेस कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ध्यान से रखिएगा कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, जो एंगल होगा उससे जस्ट सामने वाला जो वेक्टर आ रहा होगा, हम लोग क्या किए हैं, जो एफ वाई वेक्टर यही तो है, ये वाला जो वेक्टर है यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो सामने वाला जो वेक्टर होगा उसी को लाना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी जब 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप लोग यहीं से लिख देंगे, यहाँ पे एफ एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स साइन थीटा हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल टू मतलब, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, एफ एक्स की डायरेक्शन में क्या आया, ध्यान से देखिए, एफ एक्स की तरफ क्या आया, एफ का कॉस कंपोनेंट आया, एफ जो है उसका कॉस कंपोनेंट है, क्या आया, कॉस कंपोनेंट आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा। और उसी तरह जो दूसरी तरफ जो आया, एफ वाई की तरफ आया, वो क्या आया, एफ जो है एफ साइन थीटा आया। क्या हुआ, एफ जो है एफ साइन थीटा आया। ठीक है बाबू, इतना तो आपको समझ में आ रहा हो। जो कंपोनेंट है, जो वेक्टर है, कोई भी खास वेक्टर है, उसको हम लोग क्या किए हैं, उसको हम लोग रिजॉल्व किए हैं। क्या किए हैं, रिजॉल्व किए हैं दो कंपोनेंट में। क्या किए हैं, दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर दिए हैं। ठीक है बाबू, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अभी थोड़ा सा भी क्लियर करते हैं और एक बार एक लाइन में लिखते हैं पूरा। एक सेकेंड, बहुत सारी चीजें हो गई हैं एक ही बोर्ड पे, तो अभी हम लोग क्लियर कर दिया। अब हम लोग लिखते हैं, जैसे ये फिर से देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, एफ वेक्टर को दिया गया है बेस से थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, अगर बोला जाए कि ये जो एफ वेक्टर को है वो बेस और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिए, तो आप लोग किस तरह की करेंगे, जो थीटा एंगल के जस्ट बगल वाला जो एकदम सटा हुआ जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का कॉस उससे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, उस वेक्टर में जो फोर्स लग रही होगी वो आ जाएगी, उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी उस एक्सिस पे वो आ जाएगी। मतलब अगर f को अगर हम cos कंपोनेंट में यहाँ पे रिजॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर यही को हम यहाँ पे रिजॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, एफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको आपको क्वेश्चन से बताते हैं किस तरह आ रहा है। जैसे ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन लगवाते हैं, जैसे कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, जैसे ब्लॉक से हम लोग नहीं करवाते हैं, पहले जैसे ये बना हुआ है, जैसे ये पुली है, पुली मतलब जैसे जानते थे ना, जैसे पानी भरते थे, जैसे पुराने ज़माने में, जैसे अभी भी कहीं कहीं है, तो हम लोग पुली से जो है पानी खींचते थे। जैसे कुआं होता था, वहाँ पे एक गोला सा लगा होता, तो गोला से घूमने वाला, उससे रस्सी बांध के हम लोग क्या करते थे, पानी खींचते थे बाहर व्हील लगा के। तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ, उसी तरह का कुछ चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहले हम लोग क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। थोड़ा सा राइटिंग मेरा खराब है, ये जो रोप है देखिएगा,
ये जो दो पुली दिया हुआ है बीच में क्या लटका हुआ है, कोई मास m लटका हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। बस हम लोग क्या करेंगे, इसका हम आपको वेक्टर निकालना सिखाएंगे, उसका वेक्टर कंपोनेंट निकालना। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे जो F फोर्स है तो यहाँ पे भी F लग रहा होगा और इधर F लग रहा है। जैसे अब मानिए तो ना कि जो क्या है, यहाँ पे खींचने वाला व्हील है, तो अगर इसको खींचा जा रहा होगा तो ये वाला व्हील भी तो खींचा रहा होगा। ये वाला जो रस्सी है, ये क्या है, ये रस्सी है, वो भी तो खींचा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक फोर्स क्या है, F आएगा, ठीक है। अगर हम इस तरह बना लें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंसाइज करके बना ले तो क्या आ रहा होगा, ये कोई मास m होगा, उस पर किस तरह डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एक इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। यही तो है, देखिए एक इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, और बीच में जो है क्या एंगल बना रहा है, एंगल जो है वो क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम मान ली यहाँ पे F1 F2 है, थोड़ा सा क्लियर होने के लिए F1 F2 है, तो जो F2 का जो कॉस कंपोनेंट होगा किस तरफ होगा, बेस की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2 cos थीटा आ जाएगा, और इसका जो साइन कंपोनेंट है वो किस तरह हो जाएगा, इसका जो साइन कंपोनेंट हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा, F2 ऑफ साइन थीटा, ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया भैया। अब जब हम F1 को रिजॉल्व करेंगे दो वेक्टर में तो ये किस तरह आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम तरफ क्या आ जाएगा, F1 cos थीटा आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर जो आ जाएगा F2 साइन थीटा आ जाएगा। अभी ज़्यादा आप इसमें मत परेशान होइएगा, बस हम आपको बता रहे हैं कि रिजॉल्व करते कैसे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि यहाँ पे आपको अभी बैलेंस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूरा बताएंगे आगे भी। अभी भी लेक्चर बाकी है बहुत ही ज़्यादा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसमें करते हैं। दूसरा लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे ये कि यहाँ पे है बोट है, बोट के क्या बोलते हैं, नाव। नाव मतलब नाव जो होता है, जैसे यहाँ पे पानी में बह रही है नाव, ये पानी है, पानी पानी पानी, और पानी तेरा रंग कैसा, तो ये क्या है, नीला कलर का पानी है। ये यहाँ पे रिवर की मतलब जैसे पानी बह रहा है, तो हम लोग क्या मान लिए, पानी की जो वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब पानी बह नहीं रहा है, ऐसे ही बस वहाँ पे पानी है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या लेके गए, एक नाव लेके गए, यहाँ पे क्या लेके गए, एक नाव लेके गए, ठीक है बाबू। यहाँ पे क्या लेके गए, नाव लेके गए। यहाँ पे हम कोई भी बैठा हुआ, जैसे आप ही लोग बैठे हुए हैं नाव में बैठे हुए, ठीक है। ये नाव जो है इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, एक थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से जा रही है, क्या है, थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है बाबू। थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से जा रही है, तो यहाँ पे किस तरह फोर्स लगेगा, इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, इस पे फोर्सेस नहीं मतलब दो वेक्टर्स काम करेंगे। एक यहाँ पे v का कॉस कंपोनेंट काम करेगा और यहाँ पे v का साइन कंपोनेंट काम करेगा। आपको ध्यान से दिख रहा है, दो कंपोनेंट यहाँ पे काम करेंगे, एक v का ये वाला कंपोनेंट, ये सामने जो v का कंपोनेंट आएगा, और v का जो है एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो भी काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आप इसको हम तोड़ेंगे वेक्टर्स में, तो ये किस तरह आएगा, v का जो यहाँ बेस वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा आएगा, ठीक है बाबू। और ये जो इसके ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा, v sin थीटा आएगा, क्या आएगा, v sin थीटा आएगा और v cos थीटा आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये v वेक्टर गायब हो गया, क्या हो गया, v वेक्टर गायब हो गया, तो अब सोचिए अगर v cos थीटा और v sin थीटा अगर नहीं लग रहा होता बराबर मात्रा में, जिस तरह लगना चाहिए उसको एक खास एंगल थीटा पे, तो ये क्या, ये इस तरफ जा रही होती। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको v वेक्टर की हम गायब कर दी, v वेक्टर है ही नहीं, ठीक है, हम यहाँ मान लिए कि v वेक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर v cos थीटा और v sin थीटा अगर बराबर मात्रा में लग रहा है जिस तरह लगना चाहिए, तो ये जो किस तरह जाएगी, इसी तरफ क्या है, चली जाती जाएगी। अगर मान लीजिए v cos थीटा को यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, v cos थीटा को हम लोग कम करने लगे, दो ही वेक्टर लग रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर इस तरफ इसको हम कम करने लगे तो जो बोट है वो थोड़ा सा इस तरफ किनारे की तरफ ज़्यादा भागने लगी, मतलब ये ज़्यादा थोड़ा स्टीप जो है वो ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लोप इसका ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देते हैं, उसी फिगर से हम आपको एक और चीज़ बता देते, जैसे हम जो फिगर बनाए थे, क्या फिगर बनाए थे हम, ये वाला फिगर जो बनाए थे हम, ये एफ वेक्टर था, क्या था, ये एफ वेक्टर था। यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे एफ एक्स लग रहा था
और यहाँ पे क्या लग रहा था, एफ वाई लग रहा था। ठीक है बाबू, तो अगर बोल या इसको कहा जाता है कि अगर एफ वेक्टर दो वेक्टर में टूट रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एफ वेक्टर जो है दो तरफ टूट रहा है। एक एफ एक्स जो वेक्टर है वो आई के डायरेक्शन में, आई कैप में मतलब एक्स डायरेक्शन में है, और एक और जो वेक्टर है वो क्या है, जो एफ वाई वेक्टर है वो क्या है, जे डायरेक्शन में। अगर के कैप भी होता है यहाँ पे, अगर थर्ड एक्सिस भी होता, एफ ऑफ के होता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या ऐड कर देते, यहाँ पे एफ ऑफ के ऐड कर देते। क्या ऐड कर देते, एफ ऑफ के ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे कोई वेक्टर अभी है नहीं के एक्सिस में। यहाँ पे इस तरह भी समझ सकते हैं, ये चीज तो आप समझ गए कि जो वेक्टर है वो क्या है, एक्स एक्सिस में एफ एक्स वेक्टर है और वाई एक्सिस में क्या है, एफ वाई वेक्टर है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि अगर एफ एक्स और एफ वाई कुछ दिया, जैसे मान लीजिए, मान लो बाबू, जैसे एफ एक्स क्या दिया हुआ, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो x जो कोऑर्डिनेट है इस फोर्स का वो क्या है, 2 है, और y कोऑर्डिनेट जो है फोर्स का वो 3 है। किस तरह आप लोग कहे, इस तरह, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यही बताए थे जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्स में कितना फोर्स गया है। तो यहाँ पे जो 2 है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे फोर्स ही हो, वेलोसिटी भी हो सकता, कोई भी वेक्टर हो सकता है यहाँ पे। ये क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी के टर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 2,3 बोल दिया तो ये कहाँ गया, 2 जो गया x एक्सिस में गया और 3 जो है y एक्सिस में गया। जो 2 है वो x एक्सिस में गया और 3 क्या है, y एक्सिस में गया। तो हम लोग क्या लिख दिए, f वेक्टर को 2i कैप प्लस 3j कैप लिख दिए, 2i कैप प्लस 3j कैप लिख दिए। अब अगर मान लिया जाए बाबू, ये जो f तो है वेक्टर बता दिया, लेकिन अगर बोला जाए भैया कि ये वेक्टर का आप लेंथ बताइए, क्या कीजिए, वेक्टर की आप लेंथ बताइए, तो क्या हो जाएगा। हम आपको बताए थे फॉर्मूला बहुत पहले, एक लेक्चर पहले, कि रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा जो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एफ का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो अंडर रूट के अंदर, ये स्क्वायर को हम लोग दूसरी तरफ अंडर रूट में भेज दिए, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। ये होता है। अभी हम आपको इसको प्रूफ करवाएंगे कि ये हो कैसे रहा है। ये हो रहा है बाबू, अभी हम ओरली आपको बता देते हैं कि आपको हम बताए थे इस प्रीवियस लेक्चर में कि ये तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, पैरेललोग्राम लॉ से हम डिराइव भी किए थे इसको। अगर नहीं देखे तो पैशन फॉर स्टडीज वेक्टर्स लेक्चर 2 डाल दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या डाल रहे हैं, 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा क्या हो रहा था, जो ए और बी के जो बीच में डिस्टेंस, जो एंगल जो बनता है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, थीटा बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, कितना एंगल बन रहा है, 90। अब ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट के साथ थीटा एंगल बन रहा है। क्या हो रहा है, रिजल्टेंट के साथ थीटा एंगल बन रहा है। ये जो ए और बी कंपोनेंट, ए और बी के बीच में 90 डिग्रीज ही बन रहा है, लेकिन रिजल्टेंट और एक्स कंपोनेंट के बीच में जो है, रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच में वो थीटा एंगल बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको आपको प्रूफ करवाएंगे किस तरह ये हो रहा है। तो अगर प्रूफ करवाते हैं, हम इसको प्रूफ करवाने की ओर चलते हैं इसको, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, अगर प्रूफ करवाने कहते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा था, एक आ रहा था जो हम लोग क्या बोल रहे थे, एफ इक्वल टू क्या आ रहा था, मॉड में एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स लिखे या फिर रिजल्टेंट लिखे, रिजल्टेंट का होल स्क्वायर हम लोग मॉड लगा दिए, मतलब क्या लिख रहे हैं, रिजल्टेंट का हम लोग लंबाई फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, रिजल्टेंट का हम लोग लंबाई फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए जो है, ए तरफ जो कितना लेंथ है वो एफ का जो एक्स में कितना लेंथ है वो हम लोग निकाले, प्लस ये एफ वाई में कितना लेंथ है वो निकाले, प्लस 2 एफ एक्स एफ वाई कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब हम लोग को पता होगा कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ वेक्टर का होल स्क्वायर कितना आएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरी तरफ कर दें, तो अगर मॉड को हटा भी थे हम लोग तो कैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
fx का होल स्क्वायर प्लस fy का होल स्क्वायर। अब आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, आप लोग करेंगे भैया ये तो आप पहले भी बता चुके हैं जब आप सेकंड लेक्चर में पढ़ा रहे थे कि रिजल्टेंट जो होता है एक स्पेशल केस मैंने 2 से 3 बार बताया था कि अगर थीटा से लेके 180 डिग्री के बीच में जाता है तो एक बीच में 90 डिग्रीज भी आता है ए और बी वेक्टर्स के बीच में, जहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्रीज हो जाता है और रिजल्टेंट जो है ये एकदम सेम टू सेम यही हो जाता है। वहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ था, बस यही चीज लिखा हुआ था, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह हुआ है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी का, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अगर एक और क्वेश्चन किया हो, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, जो बेस के साइड में अगर वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो है कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। अगर उसको परपेंडिकुलर साइड में रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसी जो वेक्टर का परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट आ जाएगा। अगर कभी आपको लगे, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कभी आपको लगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी आपको लगे कि ये गलत कर रहे हैं तो कॉस और साइन करके, कॉस और साइन जैसे मैंने किया था, कॉस इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ, साइन इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ, उसी तरह आप लोग करके किसी भी वेक्टर का चेक कर लीजिएगा किस तरह होता है। लेकिन आप तो अब धीरे धीरे इतना प्रो हो जाएंगे एनएलएम तक जाते हुए कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या, दूसरा क्वेश्चन बताया, जैसे ये कोई है वेज है, वेज मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसे इंक्लाइन जो होता है, इंक्लाइन जो है डिस्क टाइप का, इंक्लाइन क्या बोलते हैं, इंक्लाइन सरफेस है, उस पर हम लोग क्या रखें, कोई एक ब्लॉक रखें, ब्लॉक एम रखें, ठीक है बाबू। यहाँ पे क्या है, अब हम लोग आपको सिर्फ बताएंगे, या आपको कुछ करना नहीं होगा, कुछ सॉल्व नहीं करना, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, mg फोर्स जो है एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और ये थीटा एंगल जो है बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसका 2 कंपोनेंट्स कैसे निकलेगा, इसका जो 2 कंपोनेंट निकलेगा इस तरह निकलेगा कि इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg का है साइन कंपोनेंट आ जाएगा। एकदम सही भैया, ये तो आप एकदम सही बताए। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन अगर इसी साथ साथ करवाते हैं, थीटा आप लोग कुछ भी रख लीजिएगा, कोई भी दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे कोई एक मास m है, ठीक है, मास m है, ठीक है बाबू, ये जो है बेस से, मतलब बेस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। ये कोई भी वेक्टर f जो है, फोर्स f है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेक्टर जो है f है, तो ये जो वेक्टर जो है इस तरह लग रहा है, तो ये कहाँ निकल रहा होगा, एक यहाँ भी निकल रहा होगा, क्या है, यहाँ भी निकल रहा। पैरेलली अगर शिफ्ट करेंगे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या ये जो वेक्टर है एकदम सेम टू सेम यही वाला वेक्टर तो नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या ये एकदम सेम टू सेम यही वेक्टर नहीं हो जाएगा, हाँ भैया एकदम सेम टू सेम वेक्टर हो जाएगा यही। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह कंपोनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। एकदम सही, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा। एफ जो होगा साइन थीटा जो होगा इस तरह रिजॉल्व होगा, क्योंकि जो वेक्टर है नीचे डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग है। अगर ऊपर पॉइंटिंग होता है तो ये ऊपर की तरफ होता है, लेकिन डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग है तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है। ये जो वेक्टर है यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे जो आएगा कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अगर यहाँ से देखा जाए, आपको इस तरफ से देखा जाए, अगर उस तरफ नहीं जाया जाता वेक्टर को, तो इस तरफ क्या होता है, इस तरफ जो है एफ कॉस थीटा आता है, क्या आता है, एफ कॉस थीटा आता है, ठीक है, एफ जो है कॉस थीटा आता है। और दूसरी तरफ ये जो वाला जो कंपोनेंट है, नीचे जो कंपोनेंट जा रहा है वो क्या आता है, एफ जो है एफ साइन थीटा आता है, क्या होता है, एफ साइन थीटा आता है, ठीक है बाबू। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर कोई भी दिया हुआ है, कोई ब्लॉक से अगर दो कोई चेन बंधी हुई है, चेन या फिर वायर बंधी हुई है या फिर रोप बंधी हुई है, किस तरह बंधी हुई है अभी बताते हैं आपको क्वेश्चन में। जैसे ये कोई भी है इस तरह, इस तरह है, ठीक है, यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, एकदम समझ में आ गया, एकदम बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एकदम बंधा हुआ है। ये जो है रोप इस तरह जा रही है, ये जो रोप वो इस तरह जाके यहाँ बंधी हुई है, और बीच से क्या एंगल बना रही है, बीच से जो है थीटा एंगल बना रही है। थीटा की जगह पे आप कोई भी रख देंगे, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या रख रहे हैं, यहाँ पे थीटा रख रहे हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पे अगर टेंशन T1 लग रहा है
और यहाँ पे टेंशन जो है T2 लग रहा। अब यहाँ पे हम टेंशन T1 मतलब टेंशन बोले या फिर फोर्स बोले, थोड़ा सा सिमिलरली ही एक्ट करे, क्योंकि फोर्स भी खींच रहा होगा और टेंशन भी फोर्स लगा रहा होगा खींचने का। तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक है मास का, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कर दी। अब T1 को जो रिजॉल्व होगा कंपोनेंट को किस तरह होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है भैया, T1 ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, T1 ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, T1 ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब T2 को रिजॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, T2 को रिजॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, T2 cos थीटा आ जाएगा। इधर भी सेम डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, T2 cos थीटा आ जाएगा। और T2 का अगर साइन कंपोनेंट हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, T2 ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, T2 ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। एकदम ध्यान से देख रहे हैं। इस cos थीटा को रिजॉल्व किया तो एक इस तरह आया, एक ऊपर सामने की तरफ आया। और यहाँ पे जब इस वेक्टर को रिजॉल्व किया तो किस तरह आ गया, एक T1 cos थीटा आ गया और उसी का जो एक नीचे वाला कंपोनेंट जो आ गया T1 साइन थीटा आ गया। और क्या हो गया, मतलब T2 साइन थीटा आ गया, यहाँ पे 2 होगा, T2 साइन थीटा आ गया, ठीक है भैया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो कंपोनेंट लग रहा है, T1 cos थीटा और T2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में T1 साइन थीटा और T2 साइन थीटा लग रहा है, ठीक है बाबू। ये तो आपको समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन अगर करवाते हैं इसके साथ साथ हम, ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अगर एक और क्वेश्चन हम लोग आपको करवाएं, हम अभी और भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा पूरा क्वेश्चन ही रहेगा, पूरा क्वेश्चन भर के आराम से 1 घंटा से ऊपर पूरा क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये कोई भी है, ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कोई पेंडुलम लटका हुआ है, क्या है, स्ट्रिंग से कोई पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है बाबू। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल से 45 डिग्री बना रहा है, क्या है, 45 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन जो है T1 लग रहा है। अब पूछा है जो कंपोनेंट बताइए, कंपोनेंट किस तरह बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस जो वेक्टर है यहाँ पे टेंशन को ये जो 45 डिग्री बना रहा है, तो क्या ये जो है अगर पैरेलली शिफ्ट किया जाए इसको, तो क्या यहाँ पे भी 45 डिग्री नहीं बनाएगा। देखिए ये जो वेक्टर है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, दोनों पैरेलल है। और ये वाला क्या इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट अगर करता है कोई भी इस तरह, तो ये वाला जो एंगल रहता है और ये वाला जो एंगल रहता है वो बराबर रहता है, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। उसी तरह ये 45 डिग्री और 45 डिग्री क्या हो गया, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मान लें तो क्या हो गया, ये पेंडुलम था, यहाँ पे टेंशन जो है T1 लग रहा था और ये कितना एंगल बना रहा था, 45 डिग्री क्या है एंगल बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इस तरफ लो लगेगा T1 ऑफ कॉस ऑफ 45 डिग्री लगेगा, और इधर क्या लगेगा, T1 साइन 45 डिग्री लगेगा, क्या है, T1 साइन 45 डिग्री लगेगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हो गया बॉल जो हो गया वो क्या हो गया, इस इधर क्या लग रहा था, T1/√2 लग रहा था। कॉस 45 क्या होता है, T1/√2 लग रहा था। और इधर क्या है, ये T1 था कि, एक मिनट, हाँ T1 ही मान ले। तो यहाँ पे क्या लग रहा था, T1/√2 भी यहाँ भी लग रहा था, क्योंकि साइन 45 भी क्या होता है, √2 ही होता है। इस पेंडुलम पे 2 फोर्स लग रहा था, अगर रिजॉल्व करे तो लग भी तो रहा था ये वाला भी, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा था, T1/√2 और T1/√2 रिजॉल्व हो गया, कंपोनेंट में क्या है, रिजॉल्व हो गया। हम आपको सिर्फ रिजॉल्व करना ही सिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा अभी हम लोग क्या कोई भी चीज़ आपको नहीं सिखा रहे, क्या करते हैं रिजॉल्व करने के अलावा। अब एक और नोट में हम लोग को लिखवाते हैं, आपको एक ट्रायंगल बनवाएंगे 37-53 का, 37 डिग्री का और 53 डिग्री का हम लोग आपको ट्रायंगल बनवा देते हैं। कि जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, आपको यहाँ पे काम आएगा, ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये वाला जो है 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, एकदम ऑब्वियस बात है कि 90 डिग्री होगा। ये जो क्या है, ये 53 डिग्री है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, 37 डिग्री और 53 डिग्री का केस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं किस तरह लिखना है, यहाँ पे किस तरह ये याद करना है 3, 4, 5 को। तो देखिए 37 वाला जो होगा, जो यहाँ पे लेंथ होगा वो क्या होगा, 3 की होगी। अब 5 के सामने 4 वाली, सिर्फ ये याद रख लीजिएगा, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है, ये तो सबको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 37 के सामने क्या होगा, 3 हो गया, और 53 के सामने क्या होगा, एकदम सोचने वाली बात नहीं है कि 3 हट गया तो क्या बचा, एक 4 ही बचा। हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी सबसे बड़ा वाला होगा,
5 वाला होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप साइन क्या निकाल सकते हैं आप लोग, साइन 37 यहाँ से निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, कॉस 37 निकाल सकते हैं यहाँ से, जो ज़्यादा पूछा जाता है साइन 37 और कॉस 37 निकाल सकते हैं, क्या कि और निकाल सकते हैं, साइन 53 निकाल सकते हैं एंड कॉस ऑफ 53 डिग्री निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ 53। अब निकालते हैं हम लोग कि साइन 37 क्या होता था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, 37 का परपेंडिकुलर क्या होगा 3 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5 होगा। अब कॉस 37 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है 4, हाइपोटेन्यूज क्या होता है 5 होता है, ठीक है भैया। साइन 53 क्या होता है, साइन 53 जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए 53 डिग्रीज के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और 37 डिग्रीज के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। जो सटा रहता है एकदम उसके साथ वो क्या होगा, बेस होगा, उसके जस्ट सामने वाला जो लंबा साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। साइन 53 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5, और क्या होगा कॉस 53 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, क्या होगा यहाँ पे 3/5, क्या हो गया 3/5। अब यहाँ पे आप लोग चीज एकदम ध्यान से देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ जो 3/5 है वो 3/5 एकदम बराबर है, तो मतलब साइन 37 और कॉस 53 की जो वैल्यू होती है बराबर होती है, कॉस 53 और साइन 37 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन आप इस तरह मतलब याद कीजिएगा, इस तरह याद कीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पता चले एग्जाम में आ गया। अब यहाँ पे साइन 37 की जगह पे आप लोग साइन 53 की वैल्यू रख दिए 4/5, बिना कुछ सोचे समझे, कभी कभी जल्दीबाजी में हो जाता है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये वाला एकदम ध्यान रखिएगा और एकदम पढ़ते रहिएगा। इसके बाद जब हम लोग